केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन हमेशा से सच के साथ खड़े रहे हैं और लोगों के भरोसे पर खरे उतरे हैं। किसानों से समर्थन मूल्य पर अब तक 18 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी। छत्तीसगढ़ में किडनी के मरीजों को 9 जिलों में मिल रही है निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा। और कवर्धा में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश के लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन हमेशा से सच के साथ खड़े रहे हैं और लोगों के भरोसे पर खरे उतरे हैं। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों की निर्णय क्षमता पर गहरा असर डालता है, इसलिए प्रसारण सामग्री में सटीकता इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सरकार को मुख्य धारा के मीडिया में प्रसारित सभी भ्रामक खबरों और असत्यापित दावों से निपटने के लिए एक तथ्य जांच इकाई स्थापित करनी पड़ी। Facts can wreak havoc and create disharmony locally and globally. With the spread of social media, fake news has also proliferated. In this background, presenting authentic information is the prime responsibility of the mainline media. The facts should be properly checked before they are put in the public domain. While speed with which the information is transmitted is important, accuracy is even more important and should be primary in the minds of communicators. I'm happy to share that in the background of fake claims circulating in media during the COVID crisis, we established a fact-check unit in the Press Information Bureau of Government of India to counter unverified claims and present truth to the people. प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के आयोजन से बहुमूल्य परिणाम की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ABU महासभा की इस वर्ष की विषय वस्तु लोगों की सेवा, संकट के समय में मीडिया की भूमिका, विशेष रूप से कोविड जैसे संकट का सामना करने के बाद बहुत उपयुक्त है। राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर अब तक 18,87,826 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 3,949 करोड़ रुपए का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया जा चुका है। खाद्य सचिव TK वर्मा ने बताया कि इस साल राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 25,92,000 किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2,23,000 नए किसान शामिल हैं। राज्य में धान खरीदी के लिए 2,568 केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती राज्यों से धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए चेक पोस्ट पर मालवाहकों की चेकिंग की जा रही है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ साथ धान का उठाव किया जा रहा है। अब तक 15,17,000 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए DO जारी किया गया है, जिसके एवज में उपार्जन केंद्रों से 9,68,000 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। लघु और सूक्ष्म उद्योग के माध्यम से तकनीकी छात्र छात्राएं न केवल बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार सृजित कर सकते हैं। युवाओं को जोड़ने के लिए स्टार्टअप के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय भारत सरकार तथा स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय नेवई ने संयुक्त रूप से पहल की है। इसके तहत 2 दिवसीय CPSE स्तरीय विक्रेता विकास कार्यक्रम सह औद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय नेवई के कुलपति प्रोफेसर MK वर्मा ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को मंच प्रदान करना है, जहां पर इन इकाइयों के द्वारा उनके उत्पादों के विनिर्माण क्षमताओं और सेवाओं को संबंधित क्रेताओं
जैसे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं बृहद उद्योगों के समक्ष प्रदर्शित किया जा सके। छोटी हो गई, स्मॉल हो गया, माइक्रो हो गया, ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करती हैं, बढ़ाती हैं। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उसमें इसके स्टूडेंट्स जो हैं इनको स्टार्टअप करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सकती है, कैसे स्किल बढ़ा सकते हैं, कैसे फाइनेंस होता है, ये सारी चीज़ों की एक साथ जानकारियाँ और मदद करने के लिए भविष्य में किस टाइप का प्लेटफॉर्म बन रहा है, ये बहुत बड़ा अवसर है विश्वविद्यालय के लिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय भारत सरकार के जॉइंट डायरेक्टर राजीव एस ने बताया कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उनको कई प्रकार के कठिनाइयां हैं, वो कठिनाइयों को किस तरह से दूर किया जाए, वो इस कार्यक्रम का मकसद है। कई बार क्या होता है, ये जो एमएसएमई सेक्टर है उनको अलग अलग जगह जाना पड़ता है, अलग अलग विभागों में जाना पड़ता है। तो ये भारत सरकार, हमारा जो मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालय ने ये पूरे देश में इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि इस तरह के कार्यक्रम करिए जिससे कि सभी को एक ही प्लेटफॉर्म में आके उनको उसका सोल्यूशन मिले। बताया गया है कि इस 2 दिवसीय कार्यशाला में भिलाई इस्पात संयंत्र, एनटीपीसी, एनएमडीसी, एफएसएनएल, बीएसएनएल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जैसी 22 कंपनियों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है। छत्तीसगढ़ में किडनी के मरीजों को अब डायलिसिस के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश के 9 जिलों में निःशुल्क डायलिसिस की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार की यह सेवा हर वर्ग के बीमार मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत अब तक प्रदेश में 13,000 से अधिक निःशुल्क डायलिसिस सेशन किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के 9 जिलों दुर्ग, कांकेर, कोरबा, बिलासपुर, जशपुर, सरगुजा, महासमुंद, बीजापुर और राजनांदगांव में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए जशपुर, दुर्ग और कांकेर जिले में 5-5, अंबिकापुर और महासमुंद में 4-4, कोरबा में 6, बीजापुर में 3 और बिलासपुर में 4 मशीन की स्थापना की गई है। उल्लेखनीय है कि किडनी की बीमारी के कारण निजी अस्पतालों में एक बार डायलिसिस कराने का 1,000 रुपये से 15,000 रुपये तक का खर्च करना पड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री ने किडनी की बीमारी से ग्रसित मरीजों की चिंता करते हुए प्रदेश के 9 जिलों में निःशुल्क डायलिसिस की व्यवस्था करवाई है। कवर्धा में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं प्रादर्श प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में कक्षा 11वीं और 12वीं के विज्ञान तथा गणित विषय में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं ने संस्था प्रमुखों के मार्गदर्शन में बनाए गए मॉडल की प्रस्तुति दी। जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि बच्चों ने नई सोच के साथ मॉडल तैयार किया है। उन्होंने बताया कि मॉडल के अवलोकन और मूल्यांकन के लिए 10 शिक्षकों की टीम बनाई गई है। प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों द्वारा कई नए मॉडल तैयार किए गए हैं जो लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। इनमें ज्योति साहू द्वारा तैयार फलों और सब्जियों से एथेनॉल का निष्कर्षण, उमेश चतुर्वेदी की साइकिल पैडल और प्लास्टिक ड्रम से बनाया गया वॉशिंग मशीन, नंदिनी मानिकपुरी के बाढ़ से बचने के उपाय, यशवंत जंघेल के वाटर ओवरफ्लो अलार्म बनाने की विधि जैसे मॉडल शामिल हैं। बताया गया है कि इस प्रदर्शनी के लिए कवर्धा जिले से 169 और बेमेतरा जिले से 101 प्रतियोगियों के मॉडल चयनित किए गए हैं। आदिवासी बाहुल्य आकांक्षी जिला कोरबा में केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। कोरबा के लाइवलीहुड कॉलेज में वनांचल और ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे बच्चों को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास किया जा रहा है। प्रशिक्षण ले रहे अनीशा ने बताया कि पहले मोबाइल रिपेयरिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक के काम केवल लड़कों तक ही सीमित था, लेकिन उन्होंने इस सोच को तोड़ा और आगे बढ़कर मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण ले रही हैं। छात्र धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इस क्षेत्र में रोजगार से जुड़कर वे आसानी से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ट्रेड भी चलते हैं, बट मुझे मोबाइल रिपेयरिंग में ही लेना था, तो मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का फॉर्म डाला। फिर यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग भी ली। हमारा 2 मंथ का ट्रेनिंग था, बोले तो 45 दिन का ट्रेनिंग था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा
मोबाइल के थ्रू, क्योंकि अभी मोबाइल का जनरेशन है और ख़ासकर मैं गर्ल्स हूँ तो ये बॉयज़ का ही काम रहता है कि मोबाइल में फॉर्म डाले वो सीखे, बट ऐसा नहीं था, मेरे को भी सीखना था क्योंकि मैं गर्ल हूँ। कोरबा ज़िले में यहाँ पास लवलीहुड कॉलेज के नाम से चल रहा है। इसमें मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर रहा हूँ मैं। यहाँ मेरा सीखते हुए 45 दिन का अंतर्गत हो गया है। इसमें काफ़ी सारा चीज़ सीख लिए हैं और जितना भी सीखे हैं उतना हम बना भी लेते हैं। और कहीं भी जाएंगे, कुछ भी मोबाइल ख़राब कुछ भी मिल जाएगा, सब बना लेंगे। क्या क्या सुविधा ले रहे हैं? यहाँ रहने का, खाने का, पीने का सब चीज़ सुविधा फ्री मिल रहा है जी। और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पास सीखते हुए। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले के वनांचल क्षेत्र के बच्चे ज्यादा पढ़े नहीं होते हैं। ऐसे छात्रों को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में मोबाइल प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिला है जिसमें बहुसंख्यक आबादी अनुसूचित जनजाति के हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ऐसे में उनको ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से भारत सरकार की जो योजना है उसमें कौशल विकास योजना के तहत उनको लाइवलीहुड कॉलेज में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 15 बच्चों का भी एक बैच है जिसमें सभी ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं। लगभग 2 महीने की उनकी पूरी ट्रेनिंग शेड्यूल है। इसमें मोबाइल रिपेयरिंग और बाकी जो एक्सेसरीज हैं उसके रिपेयरिंग, उससे पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग का पैकेज है। जिसके बाद वो अपने घर में ही अपने जो निवास स्थान है, अपना जहाँ पर रहते हैं वहीं पर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं और अपना जो आजीविका है, एक आजीविका का एक नया साधन वो डेवलप कर सकते हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देने का सतत प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को एकाकार करने वाले काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में शिव नगरी से मशहूर वाराणसी में आज से 1 महीने तक मिनी तमिलनाडु की झलक देखने को मिलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के कालातीत केंद्र हैं। दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय के समकुलपति प्रोफेसर RS राजू ने बताया कि नई पीढ़ी को पुरानी संस्कृति से परिचित कराने के लिए यह आयोजन काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में उनको तैयार करना और आत्मनिर्भर भारत की ओर, स्वयं समृद्ध भारत की ओर ले जाना, तो ये इस संगोष्ठी की उपलब्धि होगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार काशी तमिल संगम का आयोजन 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ज्ञान केंद्रों तमिलनाडु एवं काशी के बीच सदियों पुरानी कड़ियों को फिर से तलाशना और उनका उत्सव मनाना है। इस आयोजन में तमिलनाडु के अलग अलग जिलों से 2500 डेलीगेट्स भी शामिल हुए। और अब कुछ खबरें जिलों से। कोंडागांव में 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष भगवती पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशा अनुरूप छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक के माध्यम से राज्य के पारंपरिक खेल विधाओं को बढ़ावा मिला है। सरकार की इस पहल के कारण अब हमारे पारंपरिक खेल न केवल जीवित रहेंगे बल्कि इसमें प्रतिस्पर्धा की भावना के फलस्वरूप खिलाड़ियों की प्रतिभा भी निखरेगी और खेलों की रोचकता बढ़ेगी। कोंडागांव के विकास नगर स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के 1340 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। जांजगीर के अकलतरा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास रोड रोलर को चोरी करने वाले गिरोह के 7 आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 चचेरे भाई, 2 कबाड़ी शामिल है। सभी आरोपी बिलासपुर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने टुकड़ों में कटे रोड रोलर, चोरी में प्रयुक्त वाहन और कटर मशीनों को जब्त कर लिया है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में बाघों की संख्या अब 5 से बढ़कर 6 हो गई है। यहां लगाए गए ट्रैप कैमरा में इंद्रावती टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पिछले दिनों एक बाघ का फोटोग्राफ प्राप्त हुआ। इसे WII टाइगर सेल देहरादून द्वारा नए बाघ के रूप में पुष्टि की गई। इंद्रावती टाइगर रिजर्व को बाघों के रहवास के लिए उपयुक्त माना गया है, जहां बाघ के अलावा अन्य वन्यजीव भी निवास करते हैं। उल्लेखनीय है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व में हाल ही में तेंदुए के 2 शावक भी पाए गए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
तो इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ये समाप्त करते हैं। नमस्कार।